सर्वेभ्यः नमस्कारः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। इदानीं विगतसत्रे अस्माकं मेलनं जातमेव, काचित् चर्चा अपि आरब्धा आसीत्। सत्रेऽस्मिन् पुनः एकवारं परिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागस्य ये पूज्याः विभागाध्यक्षाः, अन्ये आचार्याः, मदन कुमार झावर्याः, चक्रधरमेहर महोदयः, अस्य सत्रस्य सञ्चालकः मम प्रियः डॉक्टर प्रमोद शुक्ल महोदयः, हरि ओम शर्मा महोदयः, अन्ये अपि तत्र कार्यरताः सम्माननीयाः अध्यापकाः, प्रयांसः छात्राः छात्राश्च। विगत सत्रे अस्माभिः काचित् चर्चा आरब्धा आसीत्। तस्याः एव चर्चायाः अनुवर्तनम् अस्मिन् सत्रे अहं करोमि इति मम एकक्षणं तत्र स्क्रीन् शेर् कर्तुम् इच्छामि। तद् भवति चेत् कदाचित् भवितुं शक्यते। इदानीम् आगता वा स्क्रीन्? आं गुरुदेव आगतः। आं गुरुदेव आगतः। सम्यक् इति। इदानीमत्र एकं चित्रं सर्वे पश्यन्ति, दृश्यते खलु? जी महोदय। तर्हि ये छात्राणां कृते मम ये उपस्थिताः तेषां कृते मम प्रश्नः वर्तते, यदि चित्रं दृश्यते चेत् चित्रं दृष्ट्वा किम् आगच्छति मनसि? सर इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं आपका अभी। इंट्रोडक्शन ही दिख रहा है मेरा, और कुछ दिख रहा है? नहीं सर जी इंट्रोडक्शन ही दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सर। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए सर। हाँ नहीं, नेक्स्ट तो मैं गया हूँ मैं। हाँ तो उसको टाइम लगता है। उसमें थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो रहा है सर। हो सकता आ है, जाएगा। मैं भी नेटवर्क। एक सेकंड होल्ड कीजिए, इसको हम रोक देते हैं। स्लाइड शो ना हो तो कर दीजिए। जी अब नेक्स्ट हुआ शायद। जी गुरुजी, अभी हुआ। अब हुआ जी। तो इदानीम् एकं चित्रम् अत्र दृश्यते। तत् चित्रं दृष्ट्वा ये छात्राः सन्ति तेषां कृते मम प्रश्नः, एतत् चित्रं दृष्ट्वा किमपि स्मरणे आगच्छति वा? कापि उक्तिः, सूक्तिः, किमपि वचनं वा? किमपि स्मरणे कोऽपि वक्तुं शक्नोति? कोई कहावत, सूक्ति, इस चित्र को देख के कुछ ध्यान में आ रहा है? हिंदी की एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। जी 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 बिल्कुल सर। ये कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये जी, तो जैसे ये जो स्थिति है कि पेड़, खजूर का जो पेड़ है ना, बहुत बड़ा है, उसमें फल भी लगते हैं, लेकिन
न तो उससे पंथी को छाया मिलती है, मतलब पक्षी जो निकल रहा है या फिर राहगीर निकल रहा है, राहगीर है, पंथी है, उसको छाया भी नहीं मिलती, और फल इतनी दूर होता है कि वो आसानी से तोड़ भी नहीं सकता। फल होता है लेकिन उसको तोड़ने के लिए ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये जो स्थिति इस कहावत में दिखाई गई है, ये स्थिति अब हमारे, हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा पद्धति में ऐसी स्थिति न हो। कई बार ऐसा लगता है कि संस्कृत शिक्षा पद्धति में भी ये स्थिति आ गई है, संस्कृत शिक्षण पद्धतौ अपि एतादृशी स्थितिरेव दृश्यते। यत् शिक्षकस्य पार्श्वे अध्यापकस्य समीपे विषय ज्ञानं तु बहु अस्ति, सः बहु किमपि जानाति, तस्य विषये दक्षतायां नास्ति सन्देहः। संस्कृत शिक्षायामपि तथा माधुर्यं तथा ज्ञानम् अपारम् अस्ति विश्वे क्वचिदपि नास्ति, तादृशं ज्ञानं संस्कृते वर्तते, अत्रापि नास्ति सन्देहः। किन्तु अध्यापकस्य संक्रमणक्षमतायाः अभावकारणात्, ज्ञानस्य संक्रमणक्षमतायाः अभावकारणात् यत् सः यत् जानाति तस्य ज्ञानस्य संक्रमणं छात्रस्य कृते कथं कुर्यात् इति प्रविधेः ज्ञानस्य अभावकारणात् ईदृशी स्थितिः आगच्छति। अथवा शिक्षण पद्धतिः रुचिकरा न भवति। प्रायः यदि वयं पश्यामः सामान्य विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च कथं पाठ्यते, केवलं पङ्क्तिपाठः क्रियते, श्लोकस्य उच्चारणं क्रियते, तस्य अनुवादं वा उच्यते, तस्य अर्थः एषः, एतद् अर्थम् उक्त्वा ते विरमन्ति। तथा स्थितिः शिक्षाक्षेत्रे वर्तते। विशिष्टतया संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे केवलं रटनं, तस्य अवबोधश्च, तस्य अर्थः एवम् अनुवादमाध्यमेन अध्यापनं भवति। अतः तत्र छात्राणां रुचिः न उत्पद्यते चेत् छात्राः किं कुर्वन्ति, संस्कृतपठनात् पलायनं कुर्वन्ति। विद्यालयेषु यदि केचन छात्राः संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति स्म चेत् तेषाम् उद्देश्यं भवति स्म यत् केवलं स्कोरिंग सब्जेक्ट भवति, सरलतया अंकाः आगच्छन्ति, अतः वयं संस्कृतं स्वीकुर्मः। अतः स्कोरिंग सब्जेक्ट इति मत्वा ते संस्कृतं पठन्ति। संस्कृतं पठित्वा ते किमपि नूतनं करिष्यन्ति, संस्कृतं पठित्वा ते किमपि समाजे परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुवन्ति इति चिन्तनं पाठ्यक्रमे ये संस्कृतं स्थापयन्ति तेषां तु वर्तते, किन्तु ये संस्कृतं पठन्ति छात्राः तेषां चिन्तनं तथा न वर्तते। तेषाम् अतः तत्र कारणं किं? तत्र कारणम् अस्माकं संक्रमणपद्धतिः एव, ज्ञानस्य संक्रमणस्य अथवा ज्ञानस्य छात्रः रचना कुर्यात्, तदर्थं यः परिवेशनिर्माणं करणीयं, तस्य परिवेशनिर्माणस्य सामर्थ्यस्य अभावः अस्मासु संस्कृतशिक्षकेषु प्रायः वर्तते। सर्वदा कुर्वन्तः सन्ति किन्तु ते अङ्गुलीगण्याः, तेषां ते नाममात्रीयाः, सहस्र लक्ष शिक्षकाः तु तया एव पद्धत्या पाठयन्ति, येन छात्राः संस्कृतं नीरसविषयः इति मत्वा त्यजन्ति। अग्रे मया संस्कृतज्ञः भवितव्यः इति चिन्तनमेव छात्राणां न भवति। यदि वयं छात्रं पृच्छामः विद्यालये यत् भवान् अग्रे किं कर्तुम् इच्छति, कश्चन वदेत् अहम् अभियन्ता भवितुम् इच्छामि, कश्चन वदेत् अहं चिकित्सकः भवितुम् इच्छामि, कश्चन वदेत् अहं तु डाटा एनालिस्ट् भवितुम् इच्छामि। नूतनक्षेत्राणि आगतानि, अहं मैनेज्मेंट् मध्ये गत्वा किमपि करिष्यामि, अहं सैन्टिस्ट् भविष्यामि, तथा चिन्तनं सर्वे कुर्वन्ति, किन्तु कश्चन वदति अहं संस्कृतज्ञः भविष्यामि। तथा सामान्य विद्यालयेषु पश्यामः कोऽपि न वदति। किमर्थं? तत्र संस्कृत विषयस्य, संस्कृत भाषायाः, संस्कृते विद्यमान अद्वितीय ज्ञान प्रणाल्याः दोषः वा न, तत्र दोषः अस्ति तस्य ज्ञानस्य प्रस्तुतीकरणं ये कुर्वन्तः सन्ति, अर्थात् अस्मदृशाः ये अध्यापकाः प्राध्यापकाः ये सन्ति तेषां दोषः। अतः मनसि आगच्छति यत् कथं संस्कृतं रुचिकरं भवेत्, कथं संस्कृतशिक्षणमपि तथा भवेत् यथा विज्ञानस्य शिक्षणं भवति। कथम् इदानीं नूतनशिक्षापद्धतौ नीतौ उक्तं वर्तते यत् अनुभवजन्य अधिगमः, अनुभवजन्य अधिगमेन एव शिक्षणं करणीयम् इति बहुत्र चर्चा वर्तते। अनुभवजन्य अधिगमः इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते छात्रः स्वस्य
ज्ञानेन्द्रिय माध्यमेन अनुभवं कुर्यात् ज्ञानेन्द्रिय पंचज्ञानेन्द्रियाः सन्ति तद् आधारेण अनुभवं कुर्यात् इत्युक्ते तदर्थम् अस्माभिः व्यवहारवादः सर्जनवादश्च पठितः द्वयोः मिश्रितं स्वरूपं तदर्थम् आवश्यकं वर्तते अनुभवजन्य अधिगमार्थं छात्राणाम् अधिगमस्य शैल्यः भवन्ति बहुविध शैल्यः भवन्ति तत्र यदि विशिष्टरूपेण पश्यामश्चेत् चतुर्धा शैली इति उच्यते अधिगमशैली लर्निंग स्टाइल इति तद् लर्निंग स्टाइल मध्ये किं किम् आगच्छति प्रप्रथमा लर्निंग स्टाइल वर्तते अपसारी लर्निंग अधिगमशैली इत्युक्ते डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल अपसारी अधिगमशैल्यां किं भवति अपसारी अधिगमशैल्याः ये जनाः भवन्ति ते सर्वासु दिक्षु चिन्तयन्ति विभिन्न समस्यानां समाधानं ते कर्तुं सक्षमः शीलाः भवन्ति कल्पनाशीलाः भवन्ति सर्जनात्मकाः भवन्ति यथा ते अग्रे गत्वा कलाकाराः भवितुमर्हन्ति मनोवैज्ञानिकाः भवितुमर्हन्ति दार्शनिकाः भवितुमर्हन्ति सङ्गीतकाराः भवितुमर्हन्ति तादृशाः तेषां यः लर्निङ्ग् स्टैल् भवति तस्याः नाम अपसारी अधिगमशैली तथैव अपराधिक तथा अस्माकं छात्राः ये संस्कृतं पठन्तः सन्ति तेषाम् अधिगमशैली कीदृशी तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं तथैव अनुकूलन accommodative learning style convergent learning style अभिसारी अपि च तत्र assimilated learning style आत्मसातीकरण अधिगमशैली इति तथा बहुविध तत्र अधिगमशैल्याम् अहं न प्रविशामि मनोविज्ञानस्य बृहत् विषयः किन्तु मम आशयः वर्तते यत् संस्कृत अध्यापकः छात्राणां लर्निंग स्टाइल इति अवगत्य तस्य कृते संस्कृत शिक्षणं कर्तुं शक्नुयात् तदर्थं कानि उपकरणानि आवश्यकानि तेषां प्रयोगं कर्तुं शक्नुयात् यदि उपकरणानाम् उपलब्धता नास्ति तर्हि तेषां निर्माणं कर्तुं शक्नुयात् इति आवश्यकं वर्तते अतः यावद् वयम् एतद् न करिष्यामः तावद् पेड़ खजूरवत् स्थिति खर्जूरस्य वृक्षः यथा अस्ति तथा स्थितिः भविष्यति अतः इदानीं यथा मया गतसत्रे उक्तमासीत् यत् संस्कृतशिक्षणस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तद् भाषात्वेन विषयत्वेन च वर्तते भाषात्वेन शिक्षणविषये यदा वयं संस्कृतं पाठयामः चेत् अस्माकं यत् उद्देश्यं भवति तद् भवति श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं च भाषायाः चत्वारि कौशलानि यानि सन्ति भवन्तः पठितवन्तः स्युः जानन्ति च तेषु कौशलेषु संस्कृतम् अधिकृत्य छात्राणां दक्षता सम्पादनम् इति अस्माकम् उद्देश्यं भवति किन्तु यदा विषयत्वेन चिन्तयामः यथा अद्य उक्तं वर्तते यत् साहित्यं व्याकरणं ज्योतिषं दर्शनं धर्मशास्त्रं पुराणेतिहासम् इत्यादीनां विषयाणां यदा वयं चिन्तनं कुर्मः तस्य यदा वयम् अध्यापनं कुर्मः तदा विषयत्वेन अध्यापनं भवति तो विषयत्वेन अध्यापनार्थम् अपि प्राविधिक उपकरणानां प्रयोगः भाषात्वेन अध्यापनार्थम् अपि प्राविधिक उपकरणानां प्रयोगः मदर्थं विषयत्वेन अध्यापनस्य चर्चा करणीया साहित्यस्य व्याकरणस्य वा अतः अहं पूर्वं विषयत्वेन अध्यापनस्य चर्चां करोमि तस्याः चर्चायाः प्राक् यथा उद्घाटनसत्रे अस्माकं मुख्य अतिथि अमिता पांडे भारद्वाज महोदया एकम् उल्लेखं कृतवती यत् ब्लूम इत्यस्य रिवाइज्ड टेक्नोलॉजी इति तस्य विषये किञ्चित् चर्चां कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः अग्रे वयं चलामः तत्र ब्लूम महोदयेन शिक्षणस्य उद्देश्यम् इत्यस्य वर्गीकरणं कृतं वर्तते तद्वर्गीकरणे तेन संज्ञानात्मकम् उद्देश्यं भावात्मकम् उद्देश्यं मनोगत्यात्मकं च उद्देश्यानि स्युः इति तेन वर्गीकरणं कृतं तत्र यदा वयं केवलं संज्ञानात्मकम् उद्देश्यस्य विषये एव यदा चिन्तयामः तत् संज्ञानात्मक उद्देश्येषु अपि ये स्तराः भवन्ति यथा संज्ञानात्मक शिक्षणाधिगमस्य स्तराः तत्र सर्वाधिकं न्यूनतमं यद् स्तरं वर्तते तद् वर्तते स्मरणात्मकं स्तरम् स्मरणात्मकं स्तरम् अत्र यथा एका
स्लाइड् आगता न तत् स्लाइड् मध्ये कदाचित् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्मरणात्मकस्तरे किं भवति? स्मरणात्मके स्तरे केवलं यः विषयः अस्ति तस्य रटनं क्रियते, रोट लर्निंग अत्र प्रामुख्यं भजते। रटना, जिसको हम केवल कहते हैं कि रट लो, विषय को रट लो, जब अध्यापक पढ़ाता है, चाहे वो संस्कृत अध्यापक हो चाहे किसी अन्य विषय का अध्यापक हो, वो पढ़ाते समय जैसे कहा ये श्लोक आया है, इस श्लोक का स्मरण कर लो, ये सूत्र आया है, इस सूत्र को याद कर लो, तो अब उसका अर्थ उसको पता है नहीं पता है, लेकिन वो याद कर लिया। और कई बार इसको वो अध्यापक भी बड़ी अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित भी करता है कि देखिए मेरी पूरी कक्षा को ये इतने श्लोक याद है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो शिक्षण का स्तर है, याद होना, स्मरण करना, रट लेना, वो सबसे निचला स्तर है। तो वो संस्कृत शिक्षक का सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो सबसे निचले स्तर का आधारभूत स्तर भी है, इसलिए वो भी कहीं कहीं आवश्यक है। उसकी पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आधार तो उससे बनता है, वो है। लेकिन उससे ऊपर के स्तर का जब हम शिक्षण करते हैं तो उससे ऊपर के स्तर का शिक्षण होता है अवबोधात्मक शिक्षण। अवबोधात्मक शिक्षण में क्या होगा? अवबोधात्मक जब हम शिक्षण करेंगे तो जो चीज, जो विषय वस्तु हमने छात्र को याद कराई है, जिस विषय वस्तु को छात्र जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उस विषय वस्तु का अर्थ भी वो जाने, उसका अर्थ उसे बताना। तो अवबोधात्मक शिक्षण में हम उसे अर्थ बताते हैं। पूर्ण चंद्र जोशी ने कुछ प्रेजेंट किया है, ठीक है, हट गया। ठीक, तो मैं बात कर रहा था अवबोधात्मक स्तर। तो अवबोधात्मक स्तर की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम शिक्षण करते हैं तो अवबोधात्मक स्तर में क्या होता है कि केवल हम विषय वस्तु को याद कराने के बाद उसका अर्थ बता देते हैं। सामान्य रूप से संस्कृत शिक्षक ये दो काम करता है, विषय वस्तु बताना, उसका अर्थ बता देना, लोग बताना, उसका अर्थ बता देना, सूत्र बताना, अर्थ बता देना, ये दो चीजें। तीसरा स्तर है अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन लेवल की जब बात आती है तो उसका वो अपने व्यवहार में प्रयोग कर पाए। आजकल संभाषण की चर्चा होती है, संस्कृत संभाषण माध्यमेन एव संस्कृतस्य अध्यापनं भवेत्, सरल मानकेन भवेत्। यदा संस्कृत माध्यमेन संस्कृतस्य विषयः आगच्छति तदा किं भवति, तदा प्रयोगाय अवसरः भवति। यदा माध्यममपि नास्ति तर्हि पठितस्य अंशस्य अनुप्रयोगः अपि न भवति। इतोपि उपरि स्तरः कः? यद् विश्लेषणमिति, विश्लेषण की बात आती है कि जो भी उसने रटा है, सीखा है, समझा है, उसका वो उसके बारे में वो एनालिसिस कर सके, उसको अलग अलग करके समझ सके। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि एक समग्र चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और प्रत्येक टुकड़े को एक समग्र अर्थ में समझना, और हर टुकड़े को अलग अलग अर्थ में समझते हुए, ज्ञान के अंश को अलग अलग अर्थ में समझते हुए उसको फिर एक समग्र रूप में जोड़ के एक अर्थ निकालना, वो होता है विश्लेषण की प्रक्रिया। ज्ञान को या सूचना को छोटे छोटे अंशों में बांट कर, समझ कर, फिर उसको आपस में तार्किक क्रम में जोड़ करके अर्थ निकालने का सामर्थ्य, वो विश्लेषणात्मक क्षमता छात्र में डेवलप करना, उस लेवल का शिक्षण है। उससे ऊपर के लेवल का शिक्षण है मूल्यांकन लेवल का शिक्षण, कि वो टुकड़े करके जोड़ना और उससे अर्थ निकालना एक बात है, लेकिन अन्य लोग भी जो काम कर रहे हैं अन्य लोगों के कार्य को या स्वयं के कार्य को इवेल्युएट करने का सामर्थ्य, कि जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, वो सही और गलत का निर्णय करने का सामर्थ्य। अपने जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम निर्णय नहीं कर पाते, किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, तो अपनी क्षमताओं को, अपने विषय वस्तु को, अपने उद्देश्यों को, हर चीज को मूल्यांकन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए छात्र में, वो हमारा शिक्षण उपांतिम स्तर का शिक्षण है। और सबसे उच्च स्तर का शिक्षण जो ब्लूम ने कहा है वो है सृजन स्तर का शिक्षण। तो सृजन स्तर का जो शिक्षण है, क्रिएटिव लेवल का जो शिक्षण है, वो शिक्षण क्या करता है? हम किसी नए ज्ञान का, नए सिद्धांत का सृजन कर सकें, नए उपकरण का निर्माण कर सकें।
तो संस्कृत क्षेत्र में जो नई नई चीजों के निर्माण की कमी दिखती है, अभाव नहीं है लेकिन कमी है, अभी उसको बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। उस कमी का कारण है हमारी शिक्षण पद्धति। हम सब यहाँ पर शिक्षक के रूप में या होने वाले शिक्षक या विद्यमान शिक्षक के रूप में बैठे हैं, तो हमें अपने शिक्षण को उस लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है। अब उस लेवल तक यदि हमें शिक्षण को ले जाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उस लेवल तक शिक्षण को ले जाने के लिए अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करना होगा, जहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल इसका है। जैसे मैंने ये स्तर आपको इसलिए बताया कि अब एक टेक्निक है, मैं पहले एक बार चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में, फिर से उसकी चर्चा कर रहा हूं, आज नहीं की है, पहले किसी समय मैंने की है। फ्लिप्ड टेक्निक, फ्लिप्ड लर्निंग की बात हम करते हैं। ये जो फ्लिप्ड टेक्निक है, फ्लिप्ड कक्षा अधिगम है, ये पूरा आईसीटी बेस्ड अधिगम, इसको भी एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक टेक्निक के रूप में आप ले सकते हैं। फ्लिप्ड क्लास कक्षा अधिगम को, फ्लिप्ड क्लास लर्निंग को लेकर के अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो आपके सामने एक स्लाइड आई है, उसमें आप दो तरफ आपको एक पारंपरिक कक्षा अधिगम दिख रहा है, एक तरफ फ्लिप्ड कक्षा अधिगम दिख रहा है। स्क्रीन शो नहीं होगी। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हुई है अभी? नहीं सर। नहीं सर। जी सर हो रही है, हो रही है, हो रही है सर। दृश्य हो गई है गुरुजी, हो रही है। तो जिनको नहीं दिख रही है शायद उनके मोबाइल में पूछे, वो अपने मोबाइल में एक बार उसको ठीक कर ले, ठीक है ना? तो हाँ, तो दो तरह के आपके सामने स्क्रीन पर जो अधिगम है, एक पारंपरिक कक्षा अधिगम की चर्चा है यहाँ पर, और एक फ्लिप्ड कक्षा अधिगम की चर्चा है। तो फ्लिप्ड का मतलब ही होता है विपरीत, उल्टा, पलटा, पलटना। तो पलटना, यहाँ पर हमने किन चीजों को पलटा है? तो वो देखिए, अभी जो मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो स्तर, उसके आधार पर जो शिक्षण के स्तरों की हमने चर्चा की, उसमें सबसे निचले स्तर के शिक्षण के वो कौन से थे? कोई बताएगा? सबसे निचले स्तर का शिक्षण किसे कहते हैं? सर्जन को या स्मरण को? स्मरण। निचले स्तर का शिक्षण जो है, ठीक है, उत्तम। तो निचले स्तर का जो शिक्षण है, स्मरण और अवबोध, वो हम कहाँ करते हैं? प्रायः पारंपरिक कक्षा अधिगम में, कक्षा में हम छात्रों को रटवाते हैं, कक्षा में हम छात्र को उसका अर्थ बताते हैं या नहीं? प्रायः जब हम संस्कृत पढ़ाते हैं तो यही काम करते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, उसको याद कराना और उसका अर्थ बताना, ये काम कक्षा में करते हैं। और उससे ऊपर लेवल की जो बातें हैं, जिसमें आप कहते हैं अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, ये कार्य करने के लिए हम कह देते हैं कि बेटा इस टाइप का होमवर्क दे दिया आपको, गृह कार्य में ये कर लाओ। और बड़े उससे हम कहते हैं कि नहीं, गृह कार्य सृजनात्मक होना चाहिए, ऐसी टिप्पणी भी हम लोग कई बार लिख देते हैं कि क्रिएटिव गृह कार्य होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जो काम, जो कठिन लेवल का शिक्षण है, जो शिक्षण का उच्च स्तर है, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सर्जन लेवल का जो शिक्षण है, वो करने के लिए हम छात्र को अकेला छोड़ देते हैं कि तू घर पे जाके बेटा कर ले। और जो निचले स्तर का शिक्षण है, अवबोध और स्मरण, वो हम क्लासरूम में कराते हैं, शिक्षक के सानिध्य में कराते हैं। तो फ्लिप्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका उल्टा है। इसी परिस्थिति को उलट दिया है। जब इस परिस्थिति को हम उलट देंगे तो वो कहलाएगा फ्लिप्ड अधिगम। हम कहेंगे कि नहीं साहब, ये जो सामान्य याद करने वाली बात है या उसका जो सामान्य अर्थ जानना, ये तुम घर पे देख लो, ये हम नहीं बताएंगे। हम उसको किसी ग्रुप के माध्यम से उसके लिए मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, हम कोई वीडियो बना के दे देंगे कि ये वीडियो सुन के आना, हम कोई व्हाट्सएप पर उसको सामग्री दे देंगे। मतलब आईसीटी के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी उपकरण हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभाती है आईसीटी, सूचना संप्रेषण प्रविधि, कि इसके माध्यम से अवबोध और स्मरण स्तर का शिक्षण घर पे हो, छात्र स्वयं करे। और जब वो कक्षा में आए तब हम क्या करें? यहाँ पर हमने उसने जो सीख के आया है, जो समझ के आया है, उसका अनुप्रयोग करने का सामर्थ्य उत्पन्न करें। यहाँ पर हम एनालिसिस करने की टीचिंग करें, यहाँ पर उसको क्रिएट लेवल तक ले जाने की हम कोशिश करें। तो ये स्तर का शिक्षण हम
कक्षा में करें और निम्न स्तर का शिक्षण छात्र आईसीटी की सहायता से घर पर करें। तो ये जो फ्लिप्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक नई शिक्षा नीति में जो, जिसे मैंने कहा ना, अनुभवजन्य अधिगम की बात है। तो यहाँ जब कक्षा में वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करेगा, गतिविधियां करेगा, चाहे वो भाषा को लेकर के हो या किसी अन्य विषय को लेकर के हो, तो उसे अनुभवजन्य अधिगम होगा। अदरवाइज केवल विषय को सुनना और उसका अर्थ समझना और धीरे धीरे बोर होकर के विषय से दूर होता जाता है। तो हमें अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में फ्लिपिंग करने की आवश्यकता है, और उस फ्लिपिंग में, उस फ्लिप मोड के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो आईसीटी का होता है, सूचना संप्रेषण प्रविधि का होता है। उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो आईसीटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, एक बार पढ़ता हूं, चर्चा करता हूं उस पर, कि आईसीटी के माध्यम से जो है हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को के नवीन मार्गों की खोज कर सकते हैं, नए नए तरीके हम निकाल सकते हैं पढ़ने पढ़ाने के। अभी देखिए काहुट करके एक ऐप है, उससे आपको टेस्ट लेना है, क्लासरूम में असेसमेंट करना है, तो वो काहुट से आप कर लीजिए। काहुट टेस्ट यदि आप सामने होते तो सब मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करते, आपका टीचर जो है वो एक वो बनाता है उस ऐप में, काहुट आप चाहे नोट करें, उस ऐप में क्या बनाएगा, एक प्रश्नावली टाइप जो भी उसके क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उसने बनाए, और उसका एक कोड जनरेट होता है। वो कोड आपने स्टूडेंट से शेयर किया, वो सारे स्टूडेंट्स उस कोड के थ्रू आपके उसमें आपके टेस्ट में जुड़ जाते हैं। आप यहाँ पर उस क्वेश्चन, उसके लिए टाइम लिमिट हो जाती है, ये क्वेश्चन आपको केवल इतने 30 सेकंड दिखेगा, 40 सेकंड दिखेगा, 40 सेकंड के अंदर उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर सिलेक्ट करना होता है। अब जितना भी टाइम उसमें सेट करोगे, उसमें टाइम सेटिंग की फैसिलिटीज है, वो टाइम सेट आपने किया काहुट में, वो बच्चे को 30 सेकंड के लिए दिखा, वो सब ने आंसर दे दिए, आपके पास तुरंत रिकॉर्ड आ गया। अब यदि स्क्रीन पर लगाए हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट क्लास में यदि बोर्ड से आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो एक साथ आपको दिखेगा किसने पहले आंसर दिया, कितनों ने राइट दिया, कितनों ने रॉन्ग आंसर दिया। ऐसे ही 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 30 प्रश्न, आप तुरंत इस तरह से जब अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए क्लासरूम में आप उसका असेसमेंट करोगे, कितना इंटरेस्टिंग माहौल जनरेट होगा, कितना इंटरेस्टिंग वातावरण जनरेट होगा। उसको लगेगा कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ। तो संस्कृत पढ़ने के लिए भी इन तरीकों के तौर तरीकों की जरूरत है, इन तौर तरीकों को हमें सीखने की जरूरत है, और बहुत सरल है। केवल आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और काहुट करके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इतना सा उसमें काम। ऐसी और भी, ये तो मैंने एक एग्जांपल में काहुट बोला, ऐसी और भी 20 एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, ऐप मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप इस तरह के टेस्ट ले सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम के नए नए मार्गों का सृजन करना, यदि संस्कृत बेस्ड नहीं है तो उसको डेवलप करना। फिर अगला पॉइंट है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षणात् छात्र केंद्रित शिक्षणं प्रति अनेन अंतरेण कर्तुं शक्यते। आईसीटी माध्यमेन किं भवितुमर्हति, अभी जो शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित है, लेकिन हमें जो शिक्षण करने की आवश्यकता है वो छात्र केंद्रित शिक्षण करने की आवश्यकता है। तो आईसीटी के माध्यम से हम छात्र बेस्ड, जैसे मैंने काहुट का एग्जांपल दिया, तो उसमें छात्र का इन्वॉल्वमेंट होगा। जितना छात्र का इन्वॉल्वमेंट होगा, जब आप वो विश्लेषण, अनुप्रयोग, सृजन और मूल्यांकन इस तरह का शिक्षण करेंगे, तो वहां पर छात्र का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। अवबोध कराने में अध्यापक अध्यापक केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में होगा, एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगा, ज्ञान के प्रदाता के रूप में नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही एक रटन क्रिया इससे कम होगी, छात्र कम से कम रटेगा, सीखेगा ज्यादा, रटेगा कम। अधिगम कर्ताओं का जो लघु समूहों में छोटी छोटी गतिविधियों को करने का अवसर मिलेगा, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उससे नियंत्रण करने का सामर्थ्य शिक्षक में आएगा। छोटे छोटे ग्रुप में भी आप एक्टिविटी करा सकते हो, ऑनलाइन ग्रुप में भी, जैसे जूम में आजकल रूम की फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, आप जूम के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे रूम बना दिया आपने, एक साथ 100 लोग जुड़े हैं, 10-10 लोग एक साथ 10 रूम में चले गए, एक ही सेशन चल रहा है, लेकिन उसमें 10-10 के 10 रूम बने हुए हैं। वो अपने ग्रुप में जो चर्चा कर रहे हैं वो आपको नहीं सुनाई दे रही है, दूसरे ग्रुप को पहले ग्रुप की चर्चा नहीं सुनाई दे रही है, वो केवल अपने ग्रुप को सुन सकता है। तो रूम फैसिलिटीज आ गई। ऐसे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों तरीकों में वो चीजें हैं, तो उस पर प्रोत्साहन नियंत्रण ये ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है। छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के मध्य
अंतःक्रिया इंटरेक्शन, क्योंकि छात्र का टच केवल अध्यापक से होता है ज्यादातर, अध्यापकों का टच कई बार विशेषज्ञों से भी होता है, हम लोगों का टच अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोगों से भी हम लोग बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे भी टच में रहें, विशेषज्ञों से होता है। लेकिन इन तीनों का कोलैबोरेशन, अंतःक्रिया इंटरेक्शन आईसीटी के माध्यम से बहुत सरल हो गया है, इन टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सरल हो गया है। वो एक आईसीटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इससे एकीकृत अधिगम में हमारा ज्यादा इंटीग्रेटेड, ये तीनों चीजों को और पारंपरिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के आधार पर सिद्धांत से अभ्यास के प्रति हमारे शिक्षण का रूपांतरण हम कर सकते हैं आईसीटी के आधार पर। तो ये हम इसलिए आईसीटी है, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रयोग करना कैसे, प्रयोग करते समय जैसे मैंने अभी बात कही थी कि छात्रों के लिए केवल उत्तर बता देने के बजाय उनके सक्रिय सहभागित्व को प्रोत्साहित करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि छात्र जो है ज्यादा से ज्यादा सक्रिय पद्धति से आपसे जुड़े। वो इंटरेक्टिव फैसिलिटी आईसीटी के माध्यम से हो सकती है, वैसा आप आईसीटी का प्रयोग करें। दूसरों के साथ संवाद, अन्यैः सह संवादेन यत्किमपि छात्रेण अधिगतं तस्य पुनर्विचारः अनेन कर्तव्यम् आईसीटी माध्यमेन। सहकारी गतिविधय अधिगमं सार्थक संदर्भैः साकं प्रतिष्ठापयति, है ना। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आप आईसीटी के द्वारा करवा सकते हैं। यदा छात्र चिंतयति विषयः कठिनः तदा अनेन विषयस्य सरलीकरणं कर्तुं शक्यते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आईसीटी का प्रयोग करने का तरीका, ऐसा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आईसीटी के द्वारा होती है। लेकिन खैर, अब ये तो मैंने एक मोटी मोटी बात आपको बताई कि आईसीटी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से एक समग्र स्वरूप में मैंने आपसे बात की। अब जैसा मैंने एक चर्चा की थी उद्घाटन में, गेम की मैंने बात की थी कि इस तरह से क्या नए नए मार्ग हो सकते हैं जिसके द्वारा हम संस्कृत शिक्षण को, साहित्य शिक्षण को, व्याकरण शिक्षण को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो जैसे हमने उस समय वर्चुअल रियलिटी की बात की थी, और वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ एक और बात हमने की थी जिसको हमने कहा था ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक मुझे लग रहा है कि कैमरा तो आपको दिख रहा है, कैमरे के मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सभी को? जी आप देखिए सर। मेरे मोबाइल पे आपको कुछ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको वहां कनेक्ट नहीं कर सकता, वहां साउंड नहीं आएगा। एक आपको संस्कृत का व्याकरण का एक गेम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्लियर दिखे तो बताइएगा कि हाँ क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ जी सर जी। हाँ, इसको पिन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को थोड़ा सा पिन कर लेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन को रोक रहा हूँ ताकि ये वीडियो को आप पिन करके देख सकें, है ना। अब ये गेम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने इसको प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला है ना। तो ये धातु रोग को लेकर के है। इस गेम में क्या किया है कि जो संस्कृत के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जितनी भी 10वीं तक जितनी भी धातुओं का प्रयोग हुआ है क्रिया के रूप में, उन सारी धातुओं के अभ्यास के लिए ये गेम डेवलप किया है। अब जैसे इसमें हमने इसमें दिया है आरंभ, विकल्प और प्रस्थान। तो हम इसमें आरंभ पे जाते हैं। आरंभ करने के बाद हमें इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आत्मनेपदी का और एक परस्मैपदी का, और एक प्रत्यागच्छति जाने के बाद हमें विकल्प गए तो विकल्प और सेव, ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम मान लीजिए हमने इसको जैसा है वैसा वैसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर हमें ऑप्शन आ गए, है ना। अब हम मान लीजिए फिर से जाते हैं किस पर, आरंभ पर। ये हम आरंभ पर गए।
जो आरंभ पर गए हमें परस्मय आत्मनेपद। अब आपको मान लीजिए गेम खेलना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप परस्मय पद वाला गेम, इसमें म्यूजिक भी है, म्यूजिक को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, हाँ तो कम कर देता हूँ। तो ये जो परस्मय पद में मान लीजिए हमें खेलना है, हमने परस्मय पद सिलेक्ट किया कि हम परस्मय पद का गेम खेलेंगे। अब आपके पास परस्मय पद के गेम में भी लेवल आ गए कि आप फर्स्ट लेवल का खेलना चाह रहे हैं, सेकंड लेवल का खेलना चाह रहे हैं, थर्ड लेवल का खेलना चाह रहे हैं, फोर्थ लेवल का। अपने लेवल सिलेक्ट कर लिया कि नहीं सब मैं सरल लेवल का खेलूंगा, फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे गए, फिर आप फर्स्ट लेवल में भी आपको 2 स्तर, सामान्य स्तर और उच्च स्तर। इसमें हमने क्या किया है कि जो 5 लकार हैं जो सामान्यतः प्रयोग में आती हैं, उन 5 लकारों को हमने सामान्य स्तर में दिया है, और जो बची हुई 10 लकारों में से जो शेष 5 लकार है जिनका सामान्य प्रयोग नहीं होता है, उन्हें हमने उच्च स्तर में रखा है। तो हम सामान्य स्तर का गेम खेलते हैं। और सामान्य स्तर में फिर लकारें आ गई, ये 5 लकार आई, लट लकार, ऋट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, ये 5 लकार यहाँ पर है। अब आपको जो लट लकार गेम खेलना है, आप लट लकार में गए, अभी गेम लोड हो रहा है लट लकार का। इंस्ट्रक्शन आया आपको कि इसको कैसे खेलना है। कलेक्ट द फॉलोइंग ड्रॉप्स, मशीन द गिवन। तो ये जो ऊपर से कुछ चीजें गिरेंगी, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है मध्यम पुरुष। यदि मध्यम पुरुष से रिलेटेड वो है तो उसको सिलेक्ट करिए, मध्यम पुरुष से रिलेटेड नहीं है तो आपकी ये जो लाइफ है, यदि आपने गलत सिलेक्ट करा तो आपकी यहाँ पे 5 लाइफ्स मिली है आपको, लाइफ पॉइंट से बूंद लिखा है जिसके, वो आपकी लाइफ चली जाएगी। मध्यम पुरुष से, जैसे ये कोई सा भी आ रहा है मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, सही था, ओके। ईशामह गलत हो गया, मेरी एक लाइफ चली गई। ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, गलत। ये हमारी सारी लाइफ चली गई, मैं सारी गलत सिलेक्ट कर लिया। खैर ये एक मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए दिखाया है कि इस तरह से इस गेम को, अभी इसमें 10 लेवल हैं, 10 लेवल के अंदर हर लेवल में जो है वो दोनों प्रकार की उच्च स्तर और सामान्य स्तर है, और हर स्तर में फिर 5-5 लकार हैं। इससे बहुत बड़ा गेम है, इसको हम प्ले स्टोर पे कुछ दिनों के बाद अपलोड करेंगे। तो इस तरह से संस्कृत में भी शिक्षण करने के लिए हम गेम के एरिया में जा सकते हैं। ये कि बेसिक गेम है, अभी संस्कृत में इस तरह से वर्चुअल गेम्स मुझे लगता है शायद ही हो, या कोई एकाध हो, तो मुझे उसकी जानकारी अभी नहीं, तो उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक बार स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो ये जो गेम है, ये जो गेम है, इस गेम का निर्माण, स्क्रीन अभी दिखाई देना शुरू हो गई ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह से गेम आपको बनाना है तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं होता, कुछ आपको उनकी सहायता तो लेना पड़ती है कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की, लेकिन बाकी काम तो आप कर सकते हैं ना। तो हमने इसको जब बनाया तो हमने इसको 5 चरणों में बनाया है ना। ये 5 चरण, आप भी जब कोई गेम बनाना चाहें तो उसके 5 चरण होते हैं, मोटे मोटे 5 चरणों में हमने इसको बनाया। प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा छोड़ के बाकी काम हमने किया। प्रोग्रामिंग के लिए हमने एक्सपर्ट्स की हेल्प की। तो जैसे जो 5 चरण है इस किसी भी गेम को बनाना चाहते हैं आप, तो इसे सबसे पहले एक उसका आपको रुचि परीक्षण करना होता है, पायलट स्टडी करना होती है, पायलट स्टडी फॉर द टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर एक उसकी प्राइमरी डिजाइन बनाई जाती है, फिर प्राइमरी डिजाइन बनाने के बाद प्राइमरी गेम डेवलप किया जाता है, फिर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पर उसमें गेम में चेंजेस किया जाता है, और फिर लास्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आता है। इन 5 चरणों में आप गेम का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रथम चरण की चर्चा करते हैं कि हमने इस गेम को बनाने के लिए क्या किया। ये उसी गेम के अंदर अलग अलग चीजें आई है ना, उसी के मैंने कुछ वो लगा रखे हैं यहाँ पर, चित्र छोटे छोटे लगा रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने जब इसको बनाना चाह रहे थे
तो प्रारंभिक अध्ययन हमने एक प्रश्नोत्तरी के रूप, एक प्रश्नावली के रूप में हमने भरवाया, लोगों से ऑनलाइन ही भरवाया। उसमें सामान्य चक्र, सिंपल चक्र, आशु चक्र, है ना, दृश्य चक्र, अनुवाद चक्र, ऐसे 4 प्रकार के उसमें लेवल थे। चारों तरह के लेवल की हमने टेस्टिंग की और फिर उनका इंटरेस्ट जनरेट किया। प्रत्येक स्तर के प्रश्न निर्धारित थे, उसमें छात्रों की संगणक क्रीड़ा में रुचि है या नहीं, ये परीक्षण करने में, जानने में हमें उस परीक्षण से बहुत हेल्प मिला कि संस्कृत में यदि कोई गेम बनाते हैं तो क्या छात्र पढ़ना चाहेंगे। केवल एक सिंपल वही क्वेश्चन नहीं कि संस्कृत में किस तरह से वो उनका इंटरेस्ट है, उनके क्या गेम है। उसमें हमने संस्कृत के 4 लेवल तो रखे ही थे, बाकी गेम में भी उनका इंटरेस्ट क्या है उसको जानने के लिए भी हमने उसमें कुछ क्वेश्चन दिए। उस तरह से हमने एक डेटा कलेक्ट किया, एक पायलट स्टडी की। उस पायलट स्टडी करने के दौरान जो परीक्षण के समय हमें छात्रों की प्रतिक्रिया मिली, उन प्रतिक्रिया के आधार पर पता चला कि छात्र तो संस्कृत में गेम खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। ये हमने स्कूल लेवल के बच्चों को किया, तो बहुत, खास करके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत उत्सुक थे। और कंप्यूटर बेस्ड गेम खेलने में या मोबाइल बेस्ड गेम में जो संस्कृत का उनको मिल जाए तो वो तो बड़े खुश थे कि इससे तो हमारा पढ़ाई की पढ़ाई भी होगी और गेम का गेम भी होगा, आनंद का आनंद भी आएगा। तो इस तरह से वहां पर उनसे प्राप्त आंसर से हमें एक दृष्टि मिली कि हमें यदि गेम बनाना है तो किस दिशा में बढ़ना है। वहां हमें पता चला कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है शब्द रूप धातु रूप रटने में होती है, क्योंकि हम उसमें रटाते हैं। हम बोलते हैं तीता अंति सीता था मीवा म ऐसा रट लो, अध्यापक कह देता है, और बस उसके आधार पर कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, वाक्य पर कैसे जाना है। यहाँ पर हमने समझ में आया कि जब उस चीज की प्रॉब्लम है तो उस पर गेम बनाना है। फिर हमने आगे बढ़े, हम जब उसको आगे बढ़े तो हमने द्वितीय चरण पर गए, प्राइमरी डिजाइन हमने बनाई। प्राइमरी डिजाइन में हमने सोचा कि हमें क्या करना है, तो हमने सोचा कि हमें धातु पर गेम बनाना है। कैसे बनाना है और क्या विधि हो तो कैसे बनाना है। हमने फिर कई तरह के गेम्स देखे कि इस तरह के गेम्स अवेलेबल है, लेकिन हमारी क्षमता क्या है, हमारा बजट क्या है, हम उसमें कितना पैसा लगा सकते हैं, हम उसमें कितना समय दे सकते हैं। अपनी क्षमताओं को, संसाधनों को, विषय वस्तु को, छात्रों की आवश्यकताओं को, सबका आकलन करते हुए हमने उसकी प्राइमरी डिजाइन को फाइनलाइज किया। और फिर कैसे विधि होगी, तो वो क्या, एक वो विधि होती है ना, जैसे कैंडी क्रश एक गेम है, तो कैंडी क्रश गेम खेलते हैं तो उसको एक जैसे कैंडीज आती हैं उनको मिलाना होता है, 3 से ज्यादा कैंडी मिल गई तो उसको क्रश करना है। तो कैंडी क्रश वाली हम डिजाइन को फॉलो करेंगे। या अब जैसे मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी में पोकेमॉन गो का नाम लिया, पोकेमॉन गो तक वाला गेम बनाना है तो करोड़ों अरबों का खर्चा होता है उसमें, वहां हम जाएंगे तो नहीं साहब। हम कैंडी क्रश में से भी और एक बेसिक लेवल का गेम होता है जिसमें ऊपर से चीजें गिरती रहती है, कई तरह के गेम है और आपको उसमें से चीजों को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने वो वाला पैटर्न फॉलो किया कि हम अभी धातुओं को वो वाला पैटर्न करेंगे। हम एक पुरुष का या वचन का नाम लिख देंगे कि द्विवचन मध्यम पुरुष। अब जो धातुएं आ रही है उसमें छात्र को पहचानना है कि इसमें से कौन कौन सी धातुएं द्विवचन की है और मध्यम पुरुष की है। तो हम वो वाला पैटर्न फॉलो किया कि स्टार्टिंग हम वहां से करेंगे। वो पैटर्न पहचानने से लेकर फिर वाक्य निर्माण तक हम जाएंगे कि उन धातुओं का प्रयोग करके अलग अलग लकारों में छात्र वाक्य का निर्माण भी कर सके। तो ये सारे हमने यहाँ नीचे कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए हैं, ये हमने प्राइमरी रूप से डिजाइन किए थे। उसके लिए इस तरह का बैकग्राउंड रखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर चित्र लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें उससे क्लियर आपको हो रही होंगी। किस तरह के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उसमें प्रयोग करेंगे, ये सब हमने सेकेंड फेज में फाइनलाइज किया। आपको सेकेंड फेज में फाइनलाइज करना चाहिए यदि गेम डिजाइनिंग में आप जाना चाहते हैं तो। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद हमने प्राइमरी गेम डेवलप कर लिया, एक गेम बनाया हमने। सबसे पहले बहुत उससे धातुओं को कलेक्ट किया, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स थी उसमें हमने 6th से लेकर के 10th तक की सारी टेक्स्ट बुक्स में आई हुई धातुओं को अलग से नोट किया, ऐसे हजारों धातुओं की लिस्ट बनाई। उन लिस्ट से फिर हमने सिलेक्ट की कि ये सारी धातुओं का यूज करना है या फिर किस वर्ग की धातुओं को का प्रयोग हो जाने से बाकी का प्रयोग भी संभव हो। उस तरह से हमने उनको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वचनों में, पुरुषों में, लकारों में, गणों में, कि इस गण की धातु है, इस गण की धातु, सारा वर्गीकरण हमने किया। टेक्स्ट बुक्स में थी एनसीईआरटी की, वो सारा वर्गीकरण करके लिस्टिंग की। और फिर चरणबद्ध तरीके से कि नहीं, पहले चरण में हम केवल इन वर्गों की लेंगे, दूसरे चरण में इसकी लेंगे, धीरे 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 सारे चरणों में आते आते कम से कम सारी धातुओं के प्रकारों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए।
ये कोशिश हमने की। उस हिसाब से हमने गेम के स्तर डिसाइड किए। उसमें हमने परस्मैपदी में 5 के गेम को अलग डिसाइड किया, आत्मनेपदी को अलग डिसाइड किया, फिर सामान्य स्तर, उच्च स्तर किया। सामान्य स्तर में हमने केवल लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और धिलिंग लकार को लिया। बाकी जो 5 लकार हैं उसको हमने उच्च स्तर में लिया, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य बोलचाल में कम होता है, इसलिए हमने उसको उच्च स्तर के गेम में डाला, लेकिन उसको भी बनाया है। और उसके अंदर फिर हर लकार के अंदर भी फिर वो है प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर तक का गेम है। ये हमने एक डिजाइन हमने प्रारंभिक बना ली। ये बनाने के बाद जब प्रारंभिक बन गई तो फिर हमने तृतीय और तृतीय चरण में जो बन गया था हमने उसको फिर हमने विषय विशेषज्ञों के साथ, जो प्रारंभिक डिजाइन बनी, हमने विषय विशेषज्ञों को उसको दिखाया, टेक्नोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स को, कुछ जिन्होंने पहले गेम डेवलप किए, संस्कृत के नहीं किए लेकिन दूसरी फील्ड के किए, उनसे डिस्कस किया, उनको गेम भेजा, उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर हमने उसमें कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद हम फिर जो चौथा चरण था, तो चौथे और पांचवें चरण में हमने उसके आधार पर जो चेंजेस करते थे, नए कलेवर में हमें अपना गेम मिला। अभी जो है ये प्रयोग के स्तर पर है। पंचम चरण में अभी जो गेम है हमने इसको, मैंने कहा आपसे कि अभी हमने इसको लॉन्च नहीं किया है, अभी हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। हम इस गेम को कम से कम 1000 स्टूडेंट को खेलने के लिए अलग अलग दे रहे हैं, ड्राइव में अपलोड करके वो इस गेम को खेल रहे हैं, और उसको खेलने से उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो डेटा हमारे पास आ जाए। फिर उस डेटा के आने के बाद हम इस गेम का जो फाइनल ट्रायल आउट है वो अभी चल रहा है लास्ट स्टेज में, फिर इस गेम को हम फाइनल करके संशोधन करके प्ले स्टोर पर अपलोड कर देंगे। ये स्टेजेस हमने गेम बनाने में फॉलो की। और भी स्टेजेस अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे ये चतुर्थ चरण का ये संगणक क्रीड़ा का ये प्रायोगिक हिस्सा था, है ना। इस तरह पंचम चरण में जो थी मूल परिणति फाइनल जो होगा, ये इस तरह से गेम के अंदर स्टेजेस में इस तरह के बैकग्राउंड्स आएंगे और उन बैकग्राउंड्स में गेम खेला जाएगा। ये सब वर्चुअली डिजाइन से पूरा ऐसा लगेगा कि वो वर्चुअल उसी बैकग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है जब उसको वो खेलेगा। बाद में इसको हम VR वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भी खेला जा सके, उस मोड में भी ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो VR उनको हेडसेट जो होता है सेट वो पहनना पड़ेगा, HDR उसको कहते हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं, अभी केवल नॉर्मल मोबाइल में खेल ले, अभी केवल इसी स्तर पर हमने उसको डेवलप किया है। सक्सेस हुआ तो उस लेवल तक ले जाने का भी इसको विचार है। तो ये एक गेमिफिकेशन इसको कहते हैं। ये बहुत बड़ा दौर है अंग्रेजी को सीखने में, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने में खेलों का, इस तरह के इंटरनेट के खेलों का बहुत बड़ा योगदान है। हम संस्कृत का प्रचार प्रसार इस गेम के माध्यम से, इस गेम में ऐड होकर के पूरी दुनिया में कर सकता है, पूरी दुनिया तक संस्कृत को पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों के मोबाइल में, जैसे मैंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि छात्र जहां जहां जाता है हमें उसके पीछे पीछे वहां पहुंचने की जरूरत है। यदि वो गेम खेलने में अपना टाइम लगा रहा है तो हमें गेम में संस्कृत को पहुंचाने की जरूरत है। यदि वो फेसबुक पे अपना टाइम लगा रहा है तो हमें फेसबुक पे संस्कृत पहुंचानी है। यदि वो ट्विटर पे अपना टाइम लगा रहा है तो हमें ट्विटर पर संस्कृत पहुंचानी है। वो इंस्टाग्राम पर टाइम दे रहा है तो हमें इंस्टाग्राम पर भी संस्कृत पहुंचानी है। तो छात्र जहां जहां जा रहा है, वो स्नैपचैट पर लगा हुआ है तो हमें स्नैपचैट पर भी संस्कृत के वो लगा है, क्योंकि वहां पर भी उसको संस्कृत मिले। अभी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर यंगस्टर्स और जो टीनेजर्स का मैक्सिमम टाइम जो है उस पर वो स्पेंड करते हैं, लेकिन वहां पर संस्कृत का कुछ नहीं है। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे वो गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी यदि उनको सही दिशा के लिए सामग्री दे सकें हम लोग, तो उसके लिए आगे बढ़ करके उस काम को करने की जिम्मेदारी हमें उठाना पड़ेगी। ये एक उसमें गेम का, क्रीड़ा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और जब तभी आपके शायद 2 सेशन और भी हैं। वैसे मैंने ये अभी एक विषय के रूप में, एक क्रीड़ा मैंने एक ही आपको एक एग्जांपल दिया, एक फ्लिप्ड लर्निंग की मैंने बात की, एक गेमिफिकेशन की बात की। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें यदि भाषा के रूप में देखना है तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ श्रवण कौशल के विकास के लिए डिजिटल स्टोरीज आप बना सकते हैं, श्रव्य अभिलेखन आप तैयार कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रव्य अभिलेख हो सकता है। हम संस्कृत का जब भाषा के रूप में विकास की बात करते हैं, जैसा मैंने आरंभ में कहा था, तो भाषा कौशलों का विकास
करना होगा तो संस्कृत में श्रवण कौशल के विकास के लिए आईसीटी का प्रयोग करें। उसमें डिजिटल स्टोरीज और MP3 ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको केवल बता देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर वैसे ही पॉडकास्ट आ गया है आजकल। पॉडकास्ट में क्या होता है, एक सीरीज के रूप में कोई भी विषय वस्तु चलती है, जैसे वेब सीरीज आती है ऐसे ये ऑडियो सीरीज होती है। आज एक सीरीज का एक पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा। एक पॉडकास्ट के रूप में भी आप संस्कृत की सीरीजेस बना सकते हैं और रिकॉर्डिंग की बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। बस उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आपको सहायता लेना होगी। ऑडियो बुक्स आप तैयार कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स होने से तो खास करके हमारे जो दिव्यांग छात्र हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है, और श्रवण संस्कार के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऑडियो बुक्स अपना रूटीन काम कर रहा है और संस्कृत ऑडियो बुक्स चल रही हैं। ऑनलाइन अभी बहुत सारी हमारे ग्रंथों की ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, अमरकोश अवेलेबल है, इस तरह से बहुत सारी चीजों के ऑडियो जो है वो आ चुके हैं। मुझे लग रहा है किसी का ये मोबाइल चालू है, नवल किशोर पंत जी का। ये अपने आप को नवल किशोर पंत जी म्यूट कर लें, बहुत देर से चल रहा था। खैर, तो वो है। उसके अलावा भाषण कौशल के विकास की बात आती है तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मटेरियल एक होता है, संगणक सहकृत अधिगम सामग्री। हमने उसको प्रत्ययों को लेकर के डेवलप किया है। एक हमने संगणक सहकृत, एक हमने साहित्य में देखा जाए तो अलंकारों को लेकर के भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मटेरियल हमने डेवलप किया था। वो मेरे दूसरे लैपटॉप में, कभी और अवसर होगा तो वो दोनों भी आपको दिखाएंगे। वो पूरा उसको तो हमने केवल पीपीटी फ्रेम पर ही हाइपरलिंक का यूज करके हमने उसको पूरा डेवलप किया था। उसमें एनिमेशंस का भी प्रयोग किया था। तो वो आप कर सकते हैं। आजकल दूरवाणी सहकृत भाषा अधिगम, मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग की बात हो गई है, वो भाषण कौशल के विकास के लिए आप कर सकते हैं। चलचित्र छोटे छोटे बना सकते हैं। अब संस्थान भी चलचित्र प्रतियोगिता कराने लगा है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। ये सब आपके संस्कृत माध्यम में भाषा कौशल के, भाषण कौशल के विकास में टेक्नोलॉजी का प्रमुख उपकरण हो सकते हैं। ऐसे ही वेब बेस्ड रीडिंग की बात है पठन कौशल में। संवहनी अभिलेख प्रारूप है, PDF फॉर्मेट में मेटा डेवलपमेंट, वेब 2.0 प्रविधि है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अंत में अपने विषय को समाप्त करने से पहले एक चीज है कि हमें कई बार लगता है, मैं जब पढ़ता था, जब मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बिल्कुल सामान्य से एक संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई उस समय तो ना एंड्रॉइड मोबाइल था ना कुछ था, हमने पहली बार अपना ईमेल आईडी जो है वो एमएड कक्षा में जब प्रवेश लिया तब हमारा ईमेल बना। उस दौरान हमने ईमेल बनाया अपना। तो वो एक समय था कि वहाँ था। लेकिन कई बार लगता था इन तरह की चीजों के बारे में सुनते थे, देखते थे कि संस्कृत वाले हैं हम ये सब थोड़ी ना कर सकते हैं, हमारा ये काम थोड़ी है। हम केवल व्याकरण पढ़ा लेंगे, हम केवल साहित्य पढ़ा लेंगे, हम धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, ये सारा हमारा काम है। ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें ये हम संस्कृतज्ञों के लिए नहीं है। ये एक भाव कहीं ना कहीं मन में आता था। लेकिन अब मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ZPD लिखा है। तो ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का एक जोन होता है। एक वो जोन होता है कि वो ये काम कर सकता है, हाँ ठीक है ये काम मैंने कर लिया, ये हुआ। एक वो है कि ये काम मैं किसी की सहायता से कर सकता हूं, और एक वो है कि जो सहायता मिलने पर भी नहीं कर सकता। तो जो काम आप किसी की सहायता से कर सकते हैं वो आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन है, एक संभावित विकास का क्षेत्र है। तो संस्कृतज्ञों को अभी अपने अपने उस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जोन में जाने की जरूरत है, ZPD। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होगा वो संस्कृत टीचर्स का होगा या संस्कृत टीचर एजुकेटर्स का होगा। हम जो शिक्षक प्रशिक्षक है हमारा होगा, और हमारे साथ साथ जो संस्कृत शिक्षक हैं उनका होगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने इसमें कहा कि इसमें 3 चीजें हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, कि एक तो वो कर सकता है, दूसरा किसी की सहायता से कर सकता है, और तीसरा एक जोन वो हो जाता है जो किसी की सहायता मिलने पर भी नहीं कर सकता। तो वो जो किसी की सहायता से कर सकता है उस चीज में उसको समर्थ बनाने के लिए वो अकेला करे, उसके लिए कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग का।
तो स्केप फोल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर 3 बातें लिखी है कि हम कर तुम शक्नोमी, मैं उसको कर सकता हूँ, अकेला कर लेगा। वयम कर तुम शक्नुमा, फिर शिक्षक को उस रोल में आना था कि चलो अपन मिल के ये काम करेंगे, तो शिक्षक के साथ मिल के छात्र वो काम करने लगे, और उसके बाद फिर छात्र को शिक्षक छोड़ दे, तो छात्र स्वयं की भवान इदानीम कर तुम शक्नोति, भगवान कर तुम शक्नोति, और छात्र मान जाए कि हाँ अहम कर तुम शक्नोति। तो छात्र किसी की सहायता से करते करते अकेले करने में समर्थ हो जाए, वो सारी चीजें, वो सारा दौर, वो सारा प्रयोग अब हमें आईसीटी शिक्षण उपकरणों के निर्माण के संदर्भ में लाना होगा। संस्कृत में वो दौर लाना होगा, और वो जो दौर है कि हम किसी न किसी की सहायता से कर सकते हैं, जैसा मैंने उद्घाटन सत्र में भी कहा था कि वो सारी चीजें जम्मू परिसर के हमारे पूजनीय निदेशक जी, हमारे गुरुकल्प आचार्य मदन मोहन झा जी कर रहे हैं, वो हम लोगों को उस दौर में वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाले जोन में ला रहे हैं हम लोगों को कि नहीं आप, हम लोग मिलजुल के करते हैं, मिलजुल के करने के बाद वो कहते हैं नहीं अब जाओ तुम सक्षम होकर तुम स्वयं करो, तो वो सक्षम बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। ये कार्यशाला, इस तरह के आयोजन उसी दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयोग है, और मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे संस्थान के शिक्षा शास्त्र विभाग को लीड कोई कर सकता है तो जम्मू परिसर कर सकता है, हमारे आचार्य मदन मोहन झा जी कर सकते हैं, कि हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था है शिक्षण अभ्यास से लेकर के जो सारी हम हरबटीय पद्धतियों में अभी जो फंसे पड़े हैं, उन पद्धतियों से निकाल करके इस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जोन में ला करके हमारे संस्कृत अध्यापक को समर्थ बना दे, और उस दिशा में आप काम कर भी रहे हैं इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कर। तो आज मुझे आप लोगों से चर्चा करने का और अपने विषय को मैंने कुछ बिखरे स्वरूप में प्रस्तुत किया, तो मुझे इस बिखरे स्वरूप में ही प्रस्तुत करने का अवसर आपने दिया, उसके लिए मैं आप सभी का, पूरे परिपत्र परिवार का, विशेष रूप से आदरणीय निदेशक महोदय का, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मदन कुमार झा जी का मैं धन्यवाद